ब्रिगेडियर इम्तियाज से हमने बात की और अब आपको भारत का एक और रुख दिखाते हैं। भारत असलहे के ढेर तो लगा ही रहा है, लेकिन इंसानों की स्मगलिंग में भी वो दुनिया में सबसे आगे है। मगरबी मीडिया के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग और जिनसी कारोबार में भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। भारत ने जहां गुर्बत और भूख के रिकॉर्ड कायम किए, वहीं पड़ोसी मुल्क असलहे और इंसानी स्मगलिंग की भी सबसे बड़ी मंडी है। भारत में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सरगर्म तंजीम अपने आप की रुचिरा गुप्ता कहती हैं कि जिस्म फरोश औरतों की 90% बच्चियां जिन्स की आलमी तिजारत का ईंधन बन जाती हैं। निचली जात की हिंदू औरत का भी कमोबेश यही हश्र होता है। आली दिमाग, टेक्नोलॉजी साज और देशभक्त भी भारत को 21वीं सदी में गुलामों की तिजारत का मरकज बनने से नहीं रोक सके। 5 से 10 साल तक की लाखों बच्चियां भारत के कहवा खानों में सुबह और शाम खरीदी और बेची जाती हैं, जिनकी 80% तादाद काम के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन मजबूर कर दी जाती है। पुलिस भी जब छापे मारती है तो कमसिन बच्चियों को कब्जे में लेकर दलालों से रिश्वतें वसूल करती है। यूनिसेफ के मुताबिक सालाना 18 लाख बच्चे जिन्स के आलमी कारोबार का हिस्सा बनते हैं, जिनकी अक्सरियत भारत मुहैया करता है। और अब हम इसी हवाले से बात करेंगे मारूफ समाजी कारकुन जिया अवान एडवोकेट साहब से। जिया अवान साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंसानी स्मगलिंग और जिनसी कारोबार में बच्चों के इस्तेमाल में सबसे आगे है। आपकी इस बारे में क्या इत्तलात है? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और साउथ एशिया के सारे मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क वही है। और इसी तरह इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं और आप अगर जाके देखें फिर इंडिया में ब्रोथल्स हैं बाकायदा। वहाँ पे आपको जो मेजॉरिटी लोगों की नज़र आएगी वो होंगे आपको नेपाली बच्चियाँ जो है वो जो हमारी इतला के मुताबिक 9 साल 10 साल की उम्र में वो वहाँ पे रेड लाइट एरियाज़ में पहुँच जाती हैं और फिर आती वो सेफ़ हैं, लेकिन आने के बाद फिर वो HIV का शिकार हो जाती हैं। वो प्रोस्टिट्यूशन में उनको फोर्सेबल डाल दिया जाता है। इसी तरह बांग्लादेश से जो ख़वातीन और बच्चियाँ जो है बंगाल, वेस्ट बंगाल के थ्रू जो ज़्यादातर ट्रैफिकिंग होती है वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो इस तरह चूँकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है तो वहाँ ट्रैफिकिंग का जो हजम है वो भी बहुत बड़ा है। अच्छा, एक चीज़ जो देखने में आई है कि भारत में आज भी निचली जात की औरत हुकूक से महरूम है। इंसान बेचे और ख़रीदे जाते हैं। आप भारत में इंसानी हुकूक की मजमूई सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? देखें, मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि इंडिया ने भी कोई इक़दाम नहीं किए और बाकी जो ममालिक हैं उनकी तरफ से भी वो सीरियस इक़दाम नहीं हो रहे। सिर्फ ये हुआ है कि अमेरिकन प्रेशर की वजह से या यूरोपियन ममालिक के प्रेशर की वजह से ये हुआ है कि जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं उनकी जो स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए तो सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन ट्रैफिकिंग में जब ट्रैफिकर्स को अरेस्ट करना या जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क में औरतें और बच्चे रिकवर होते हैं उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, उनको रिपैट्रिएशन, उनकी रीइंटीग्रेशन, उनकी जो है ना रिहैबिलिटेशन, ये जो है ना हमारे ममालिक नहीं कर पाए और इंडिया उनमें ख़ास तौर पर सबसे आगे है। क्योंकि ये ममालिक सब ये करते हैं कि अगर जब तक तो वो वहाँ सर्व कर रहे हों और वो नज़रों में ना आए, जब अरेस्ट हो जाएं तो उनको कहते हैं जी उनको हम डिपोर्ट करेंगे। अब डिपोर्टेशन इलाज नहीं है ट्रैफिकिंग के विक्टिम का, क्योंकि उसको जाके उसकी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी उन बच्चों को और औरतों को। बहुत शुक्रिया जिया अवान एडवोकेट साहब हमसे बात करने के लिए। और नाज़रीन, अमन बराबरी के साथ का मकसद पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन ताल्लुकात के हवाले से हक़ाइक़ को सामने लाना है जो किसी भी वजह से अब तक सामने नहीं आ सके। हमें इस बारे में आपका फीडबैक भी मौसूल हो रहा है और आपकी मौसूल होने वाली कुछ ईमेल्स आपसे भी हम शेयर करते हैं। हम बराबरी के साथ का वक्त यहीं खत्म होता है। आइंदा जुमे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे, कुछ नए मौज़ूआत लेकर आएंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से।
आप अपनी राय और अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है amn@aaj.tv। इसी के साथ फरीद रईस को आप दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।